नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोशिका द्रव में अनेक रचनाएं होती है और सभी रचनाएं के कार्य जो होती है अलग अलग होती है दोस्तों। सभी रचनाओं के कार्य अलग अलग होती है और इन्हीं रचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोशिकांग। ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल कहते हैं इसको, यानी कोशिकांग कहते हैं। यहीं से अपन डिस्कस आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये कोशिकांग क्या करता है, इस कोशिकांग की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जितने भी उपापचय की क्रियाएं हैं उनको दक्षता प्रदान करने का कार्य या उनको संपादित कार्य करवाने में अधिक मदद करता है दोस्तों। कौन? कोशिकांग। तब कोशिका द्रव में जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी कोशिकांगों की हम बात करेंगे। किनकी बात करेंगे? उन सभी कोशिकांगों की बात करेंगे, एक एक करके कौन कौन से कोशिकांग है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसी में कोशिकांग के अंदर सबसे पहले जो है पॉइंट, कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नंबर 1 सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे उसे कहते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःप्रद्रवयी जालिका। कोशिका द्रव के अंदर सबसे पहला कोशिकांग हम किसकी डिस्कस करेंगे? अंतःप्रद्रवयी जालिका। सबसे पहले मैं बता दूं इसे क्या कहा गया है। कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है दोस्तों। किसे? अंतःप्रद्रवयी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है दोस्तों। किसे? अंतःप्रद्रवयी जालिका को। हमेशा हर बार एनटीपीसी हो या एसएससी की बात करें, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंटल जितनी भी एग्जाम होते हैं, यदि उसमें साइंस टॉपिक है, सामान्य विज्ञान की है, तो सामान्य विज्ञान में स्पेशल रूप से जैव विज्ञान के अंदर भी यदि क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं तो बिल्कुल गहराई से पूछे जाते हैं, ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए उसी सिलेबस में यदि कोशिका का सिलेबस है, उसी एग्जाम में यदि कोशिका का सिलेबस है तो उनमें कोशिका के सिलेबस में जरूर इस चीज पे ध्यान देना है कि अंतःप्रद्रवयी जालिका को क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता? कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र कौन है? अंतःप्रद्रवयी जालिका। इसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। कंकाल तंत्र भी कहा जाता है दोस्तों। अंडरलाइन कर देता हूं इसको। कोशिका का क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अब अंतःप्रद्रवयी जालिका जो है वो कोशिका द्रव के अंदर जो कोशिकांग का एक रूप है, एक भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले यह जंतु एवं पादप, किसमें? यह जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत ही सूक्ष्म, झिल्लीदार, शाखित, अनियमित नलिकाओं से बनी हुई होती है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवयी जालिका जो होती है वो बिल्कुल ही अत्यंत ही सूक्ष्म, जालीदार, शाखान्वित यानी शाखित रूप से शाखाओं में बटे हुए, क्या? शाखाओं में बटे हुए अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इसीलिए इस जालिका को हम अंतःप्रद्रवयी जालिका कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट जो आ गया कि यह अंतःप्रद्रवयी जालिका कहां कहां होता है दोस्तों, तो आप बता सकते हो कि अंतःप्रद्रवयी जालिका जंतु व पादप कोशिकाओं में, जंतु व पादप कोशिकाओं में झिल्लीदार, क्या? झिल्लीदार,
शाखित अत्यंत सूक्ष्म एवं अनियमित नलिकाओं का जाल होता है, जिसे अंतःप्रद्रवयी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवयी क्या कहते हैं दोस्तों? जालिका कहते हैं। यह किसकी बनी होती है? आपसे यदि पूछ लिया जाए यह किसकी बनी होती है, कौन? अंतःप्रद्रवयी जालिका, तो आप क्या बताओगे? यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है दोस्तों। किसकी बनी होती है? यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है दोस्तों कि यह किसकी बनी होती है अंतःप्रद्रवयी जालिका, तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और यह कोशिकाओं के समानांतर नलिकाओं के रूप में भी फैली होती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाहर भी हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और ये प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाती है। बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। अंतःप्रद्रवयी जालिका मुख्यतः दो प्रकार के कार्य करते हैं, उन दोनों कार्य की डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया वो बता देता हूं कि अंतःप्रद्रवयी जालिका यह लाइपो प्रोटीन का बना होता है, यह कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं में विस्तार रूप से फैला होता है। कभी कभी तो यह क्या कहा दोस्तों हमने, यह कभी कभी इतना फैला होता है कि यह बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक फैले होते हैं, बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक फैल जाते हैं। अंतःप्रद्रवयी जालिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रवयी जालिका जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका। क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? यह क्या करता है? यह लिपिड के स्राव में मुख्य कार्य करता है। यह लिपिड के स्राव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इनमें राइबोसोम नहीं होते दोस्तों। इनमें चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका के अंदर राइबोसोम नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो झिल्ली होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, इसीलिए इसको चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका कहते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो लिपिड का स्राव करना है। लिपिड के स्राव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि अंतःप्रद्रवयी जालिका के अंदर लिपिड का स्राव के लिए उत्तरदायी कौन है, तो आप बता सकते हो चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका। यह लिपिड के स्राव के लिए क्या, यह लिपिड के स्राव के लिए क्या माना जाता दोस्तों? उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। लिपिड के स्राव के लिए क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी में दूसरा
खुरदरी अंतः प्रद्रवयी जालिका। क्या? अंतः प्रद्रवयी जालिका। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? यह क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों। क्या करता है? यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इनमें राइबोसोम होते हैं। इनके बाहरी झिल्ली पे जो खुरदरी अंतः प्रद्रवयी जालिका होते हैं, इनके जो बाहरी जो झिल्ली होती है उन पे छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम कहते हैं। बाहरी झिल्ली के ऊपर जो छोटे छोटे खुरदरे छोटे छोटे ऊपर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कौन? खुरदरी अंतः प्रद्रवयी जालिका। ठीक है ना? यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है? इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अंतः प्रद्रवयी जालिका, इसे क्या कहा गया दोस्तों? इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है दोस्तों। कोशिका में जो अंतः प्रद्रवयी जालिका होती है, यह पादप कोशिकाओं में भी होती है और जंतु कोशिकाओं में भी होती है। बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? शाखित रूप से होती है। अनेक अनियमित नलिकाओं का जाल बना होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अंतः प्रद्रवयी जालिका कहते हैं दोस्तों। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है दोस्तों, और ये कोशिकाओं के अंदर समानांतर नलिकाओं के रूप में विस्तार रूप से फैला होता है। कभी कभी तो इतना फैल जाती है कि बाहरी झिल्ली से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक फैल जाते हैं दोस्तों। ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक चिकनी अंतः प्रद्रवयी जालिका, दूसरा खुरदरी अंतः प्रद्रवयी जालिका। चिकनी प्रद्रवयी जालिका जो होती है बिल्कुल ही चिकनी होती है, यह लिपिड के स्राव के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। खुरदरी अंतः प्रद्रवयी जालिका जो होती है, इनके ऊपरी बाहरी झिल्ली पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं। इसी छोटे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं दोस्तों। और यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे इसी में नेक्स्ट जो है राइबोसोम। एक कोशिकांग का बात कर लिया, अब हम दूसरे कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न प्रकार के घटक जो बने होते हैं, कोशिकांग के जो घटक होते हैं। एक कोशिकांग की बात कर ली, अब दूसरे कोशिकांग की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सबसे पहले कोशिका द्रव के अंदर जो कोशिका का जो दूसरा मुख्य कोशिका द्रव के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, उनका जो दूसरा जो मुख्य भाग है वो कौन है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में क्या आता है दोस्तों? ठीक है ना? तो मैंने जो पहले डिस्कस किया था वो किसका डिस्कस किया था दोस्तों? हमने डिस्कस किया था अंतः प्रद्रवयी जालिका का। अंतः प्रद्रवयी जालिका में छोटी पॉइंट एक और भी रह गया जो मैं आपको बता दूं। यह कोशिका द्रव को जो है, किसको? कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता दोस्तों। कौन? अंतः प्रद्रवयी जालिका। अंतः प्रद्रवयी जालिका जो है यह कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता दोस्तों। क्या करता है? यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद भी करता है दोस्तों, और कोशिका परिवहन तंत्र का भी निर्माण करता है। कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण जो करता है वो कौन करता है? वो अंतः प्रद्रवयी जालिका करता है दोस्तों। आपसे पूछा जाता, बता सकते हो कि अंतः प्रद्रवयी जालिका जो होती है वो अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का भी निर्माण करता है दोस्तों। ठीक है? किसका निर्माण करता? अंतः प्रद्रवयी का निर्माण करता। चिकनी अंतः प्रद्रवयी जालिका जो देखा था दोस्तों, वह कोलेस्ट्रॉल, क्या? कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भी, वसा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भी भाग लेता दोस्तों। और खुरदरी अंतः प्रद्रवयी जालिका जो है दोस्तों, वो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट था जो छूट गया था, मैं बता दिया आपको। अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम की सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने किया दोस्तों? राइबोसोम की खोज किसने किया? इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था पैलेट। क्या नाम था? पैलेट।
लगभग 1955 की बात बताते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कब की बात बताते हैं? 1955 का। डाटा अधिकतर लोग गलत ही बताते हैं, इसलिए डाटा पे आप केयर ना करें, गौर ना करें, ना कभी डाटा पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। डाटा निश्चित नहीं माना जाता है, कभी कभी कहीं कहीं निश्चित हो जाते हैं, कभी कभी निश्चित नहीं माने जाते हैं। और ये बुक में हर प्रकार के डाटा, एनसीईआरटी की जो डाटा है उसी डाटा को आप मान में लेके चले दोस्तों, ठीक है ना। राइबोसोम है, यह कण सिर्फ, मैंने आपसे कहा था कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होते हैं उनके बाहरी झिल्ली पे छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। तो यह राइबोसोम को, यह कण को देखने के लिए आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप देख सकते हो, नंगी आंखों की सहायता से आप नहीं देख सकते हो दोस्तों। यह जो राइबोसोम होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो अंतःप्रद्रव्य जालिका के सतह से चिपके होते हैं, सटे होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। कौन? राइबोसोम। इनको देखने के लिए हमें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेना पड़ता है दोस्तों। किसकी सहायता लेना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेना पड़ता है, ठीक है ना। यह कभी कभी तो अकेले या कभी कभी गुच्छों के रूप में भी मौजूद होते हैं। क्या? राइबोसोम की बात कर रहे हैं। कोशिका द्रव के अंदर जो होते हैं, यह कभी कभी अकेले भी होते हैं या कभी कभी गुच्छों के रूप में बिखरे पड़े होते हैं दोस्तों, राइबोसोम, ठीक है ना। ये रचनाएं प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। किसके? प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम्स है प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी बनी होती है। यह प्रोटीन एवं आरएनए की बनी होती है। नंबर 1 पॉइंट, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना, फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। कारखाना या फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। यही कारण है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना, या हम प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों, पूछा भी जाता है। ओके, राइबोसोम की डिस्कस कर लिए अपने। किसके डिस्कस कर लिए? राइबोसोम की डिस्कस कर लिए। क्या कहा मैंने कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर जो बात हम कर रहे थे उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो बाहरी झिल्ली पे जो होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, वो छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं। इसे देखने के लिए हमें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेना पड़ता है। इनके बारे में जो बताया था कौन था दोस्तों? पैलेट था, ठीक है। कोशिका द्रव के अंदर जो राइबोसोम होते हैं छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कणों में गुच्छों के रूप में या अकेले बिखरे पड़े होते हैं। जो गुच्छों के रूप में या अकेले जो बिखरे पड़े होते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन राइबोसोम के गुच्छों को जो मिलता, जो गुच्छा बिखरे पड़े होते हैं, उन गुच्छों को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पॉलीसोम भी कहते हैं।
आपसे दूसरा पूछा जाता क्वेश्चन, यह किसकी बनी होती है? यह प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन का कारखाना या फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब इस कोशिकांग के बाद तीसरे नंबर के भाग आते हैं, कोशिकांग का तीसरा भाग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोल्जी कार्य। गोल्जी कार्य क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्जी कार्य। सर्वप्रथम इस कोशिकांग के बारे में किसने बताया? सर्वप्रथम किसने खोज की? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था दोस्तों। इनकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। नंबर 1 पॉइंट, गोल्जी काय को क्या कहा गया है? गोल्जी काय को क्या कहा गया है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग माना जाता है। क्या माना जाता? श्रवण अंगक है, यानी एक प्रकार का सिक्रेटरी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्रेटरी है ये। सिक्रेटरी किसकी है? सभी कोशिकांगों का। कोशिकाओं के अंदर जितने भी कोशिकांग है उन सभी का ये क्या है? सिक्रेटरी। इसीलिए इसे कहा गया है सभी कोशिकाओं का मां भी कहते हैं। सभी कोशिकाओं का मां किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। यातायात का प्रबंधक, यातायात का प्रबंधक, किसी भी प्रकार के अंदर जितने भी यातायात की क्रियाएं होती है तो किसे कहा गया? इस कोशिकांग के अंदर गोल्जी काय को कहा गया दोस्तों। किसे कहा गया दोस्तों? कहा गया। अब आपसे पूछा जाता है, आप इसको देख कैसे सकते हो? इसे साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देख सकते हो। जैसे साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखना चाहोगे गोल्जी काय को, तो यह टेढ़ी मुड़ी हुई, कैसी? टेढ़ी मुड़ी हुई गुच्छों में बिखरे पड़े समान प्रतीत होगा दोस्तों। छड़ जैसा टेढ़ी गुच्छों में बिखरे पड़े छड़ के जैसे समान प्रतीत होता है दोस्तों। कौन? गोल्जी काय। पादप कोशिकाओं में यदि हम देखें, इस गोल्जी काय को यदि देखना चाहे तो मुड़ी हुई छड़ के समान दिखेगा। मुड़ी हुई छड़ के रचना के समान दिखेगा, जिसे हम कहते हैं डिप्टियोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों? डिप्टियोसोम। और यदि हम इसी को ही किसमें देखना चाहें, जंतु कोशिका में भी देखना चाहे तो जंतु कोशिकाओं में भी हम इसे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पादप कोशिकाओं में भी देख लिए और जंतु कोशिकाओं में भी हम इसे देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं गोल्जी काय को। सबसे पहले इसका नामकरण तो बता दिया, कैमिलो गोल्जी ने किया था। और इसको क्या कहते हैं? यह कोशिका, क्या? यह कोशिका का क्या माना जाता है? का मुख्य श्रवण, मुख्य श्रवण मतलब सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो सेक्रेटरी। वाह, सेक्रेटरी मतलब क्या? अध्यक्ष हो गया। सेक्रेटरी का मतलब क्या हो गया? अध्यक्ष। यानी एक प्रकार के सचिव की तरह कार्य कर रहा है। पूरे सभी प्रकार के प्रबंधन इन्हीं के हाथ में, सभी को यही चला रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? यातायात का प्रबंधक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? यातायात का प्रबंधक भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। सेक्रेटरी अंगक है। इसे सभी कोशिकांगों का मां भी कहा जाता है। इसे सभी कोशिकाओं का यातायात
प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है दोस्तों। इसी गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण में मदद मिलता है दोस्तों। किसके निर्माण में? लाइसोसोम के निर्माण में मदद जो करता है वो कौन करता है? गोल्जी काय करता है। लाइसोसोम के निर्माण में जो मदद करने वाला है कोशिकांग, उसे हम गोल्जी काय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्जी काय कहते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हो आप इसे, तो मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। कौन? गोल्जी काय। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव के अंदर ये मुड़ी हुई छड़ की रचना के समान बना हुआ आपको प्रतीत होता है, जिसको डिप्टियोसोम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डिप्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। गोल्जी काय। चलिए, ये गोल्जी काय के अलावा हम बात करेंगे अब लाइसोसोम का। लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? गोल्जी काय से होता है दोस्तों। गोल्जी काय के निर्माण, गोल्जी काय क्या करता है? कोशिका के लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब सबसे पहले इनकी खोज की बात की जाती है। इनकी खोज किसने किया? डी डुबे ने किया दोस्तों। किसने किया? डी डुबे ने किया। नंबर 1, लाइसोसोम के मुख्य पॉइंट जो है वो आपको जानना जरूरी है। यह सभी कोशिकाओं में सबसे अत्यंत ही छोटा कोशिकांग माना जाता है। कौन? लाइसोसोम। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में, किसके रूप में? पुटिकाओं के रूप में, किसके रूप में? पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका आकार बहुत छोटा होता है। किसका? लाइसोसोम का। इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है और थैलीनुमा होता है। थैली की तरह। कैसा होता है दोस्तों? और थैलीनुमा होता है। थैली के जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं? थैली के जैसे होते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। किसमें? इस थैली में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं। इनकी मैं आपको 2 मिनट में मैं बता दूं। बहुत ही सबसे शानदार पॉइंट है कि इसमें एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को, इनमें एंजाइम्स होते हैं जिनमें क्या होता है? जीव द्रव्य को
घुला देने, क्या घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है दोस्तों। इस थैली में जो एंजाइम्स होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जीव द्रव्य को नष्ट कर देना, घुला देने की क्षमता रखता है दोस्तों। ठीक है, कोशिका उपापचय में यह एंजाइम्स व्यावधान उत्पन्न करता है दोस्तों। क्या उत्पन्न करता? व्यावधान उत्पन्न करता है। वो क्या करता? अपनी कोशिका को पाचित कर जाता है, और बार बार जब ऐसी क्रियाएं होगी, अपनी कोशिका को जब पाचित कर जाओगे तो इस तरह से ये थैली क्या होगा? फट जाएगी। क्या हो जाएगी? थैली फट जाएगी, यानी लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को, हम लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को इसीलिए कहा गया है आत्महत्या की थैली। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले जितने भी छोटे बड़े कण होते हैं, बाह्य पदार्थ होते हैं, उनका ये पाचन कर जाता है। वो तो ठीक है, उनका पाचन कर जाए वो ठीक है, लेकिन ये जो एंजाइम पाए जाते हैं वो जीव द्रव्य को भी भुला देने और नष्ट करने की जो क्षमता रखता है, वो तो लाइसोसोम को फट जाएगी, तो मृत्यु हो जाएगी सारी कोशिकाओं को। जिनको बचाना चाहिए उनको बचाओ ना, आप अपनी कोशिकाओं को क्यों बचा रहे हो? तो इस तरह की क्रियाएं जब होने लगे तो समझ जाना कि आत्महत्या की थैली है, और ये फट जाएगी तो सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। अर्थात आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया है। लेकिन इनका एक मुख्य कार्य ये भी है, क्या? यह कोशिका में क्या करता है? प्रवेश करने वाले जितने भी बाहरी छोटे बड़े जो पदार्थ होते हैं उनका पाचन कर जाता है, या अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के जो टूटे फूटे भाग होते हैं उनको भी पाचित कर जाता है। क्या कर जाता? पाचित करके कोशिका को बिल्कुल ही साफ कर देता है। यह जीवाणु और विषाणु से भी रक्षा करता है। कौन? लाइसोसोम। इसीलिए इसे हम पाचक थैली भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पाचक थैली भी कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, क्या कि पाचक थैली किसे कहा गया? तो आप बता सकते हो कि पाचक थैली हम किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, पाचक थैली किसे कहते हैं? हम लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता दो। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? हम ये लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र भी कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा गया? कोशिका का अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ की बात करते हैं, अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। अपशिष्ट पदार्थ को निपटाने वाला यंत्र है। ठीक है ना? क्या है दोस्तों? यह यंत्र है। इसे हम क्या कहते हैं? पाचक थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का पाचक थैली भी कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लाइसोसोम को आत्महत्या, किसकी? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता? मैंने बता दिया।
कि कोशिका द्रव के अंदर जो होता है लाइसोसोम में अंदर में थैली के अंदर के एंजाइम्स पाए जाते हैं दोस्तों। यह जीव द्रव को घुला देने नष्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप लाइसोसोम फट सकती है एवं इसमें मौजूद एंजाइम जो अपनी ही कोशिकाओं को भी पाचित कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम का आत्महत्या का थैली कहते हैं दोस्तों। चले, ये जीवाणु विषाणु दोनों से रक्षा प्रदान करता है, जीवाणु विषाणु दोनों से रक्षा प्रदान करता है। ये टूटे फूटे अंगों को भी पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। अंतःकोशिकीय पदार्थ तथा जितने भी अंगक होते हैं जो टूटे फूटे होते हैं उन सबको पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है दोस्तों, कौन, लाइसोसोम। ये हो गया कोशिकांग। एक सबसे और महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इनके बारे में बताने वाले सर्वप्रथम कौन है, अल्टमान। कौन है, इनके बारे में खोज किया वो कौन है, अल्टमान। सिंपल से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। किसके रूप में, एटीपी, एडिनोसिन। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका का ऊर्जा है दोस्तों। क्या है, कोशिका का ऊर्जा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। क्या माना गया है, कोशिका का ऊर्जा माना गया है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम उपस्थित होती है, उसी में इनका पूरा कार्य संपन्न होता है दोस्तों, ठीक है ना। कोशिकीय शोषण, किसी भी प्रकार के शोषण केंद्र की बात करें तो भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखेंगे, इनकी खोज किसने किया, अल्टमान ने की। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रचना है। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रचना है, अर्थात कोशिकांग है। नंबर 1 पॉइंट, जो कोशिका द्रव में क्या होता है, बिखरे पड़े होते हैं। क्या होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं। अल्टमान ने इसका नाम क्या दिया, अल्टमान ने इसका नाम दिया बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होती है, आकृति होती है, वो परिवर्तनशील होता है दोस्तों। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है दोस्तों। पूछा जाए तो आप बता सकते हो। यह कोशिकीय द्रवों में कणों के रूप में, गुच्छों के रूप में, सूत्रों के रूप में, छड़ों के रूप में बिखरे पड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, या ऊर्जा पावर हाउस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनता है, उनमें 34 एटीपी जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं। 34 एटीपी से जो माइटोकॉन्ड्रिया से जो बनते हैं उसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र के दौरान। किस चक्र के दौरान, क्रेब्स चक्र के दौरान। क्रेब्स चक्र के बारे में किसने बताया दोस्तों, हेंस क्रेब ने बताया था 1937 ईस्वी में। कब बताया, 1937 ईस्वी में। क्रेब चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोसिल चक्र भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ट्राइकार्बोसिल चक्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर ये घटनाएं घटित होती है, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें। इसे हम शोषण केंद्र भी कहते हैं।
कोशिका का शोषण केंद्र भी, कोशिकीय शोषण केंद्र भी आपसे पूछा जाए तो किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया दोस्तों। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए आज हमारी टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सारी कोशिकाओं की बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, लवक की बात करेंगे, केंद्रक की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपना यही समाप्त होता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके बारे में आप विशेष करके पढ़ लेंगे दोस्तों। और भी कुछ जानकारी होगा वो आपको मैंने दे ही दिया दोस्तों। हाँ, और एंजॉय के साथ आप पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ आप पढ़ते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगले सेशन में मिलते हैं और हम बात करेंगे लवक की दोस्तों। ठीक है, आगे जो कोशिकाओं कुछ और बचे हैं उनकी हम डिस्कस करते हैं।